नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर पुराना कस्बा था। वहां के घरों के बीच एक सेठ धनराज का घर भी था। वह अपनी पत्नी कावेरी और दो बेटियों, बड़ी बेटी रंजना और छोटी बेटी सीता थी, उनके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। खेत खलिहान, गुड़ मिल और अनाज मंडी से उसकी अच्छी कमाई होती थी, मगर घर का रंग ढंग सीधा साधा था। फसल के मौसम के बाद सेठ ने रंजना को पास बैठाकर कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। पास के गांव के कपड़ा व्यापारी का बेटा राकेश, बड़ा घर, बहुत सारी जमीन, सब सुविधा है उसके पास। क्या कहती हो? तुम बोलो तो तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं। रंजना ने सुनते ही चमक भरी आंखों से पिताजी को देखा और बोली, बचपन से माँ पिताजी ने सारी इच्छाएं पूरी की हैं। मैं तो यह सोच सच कर परेशान रहती थी, इतना ऐशो आराम दूसरे घर भी देखने को मिलेगा या नहीं। पर भगवान का एहसान है, उसने मुझे मायका और ससुराल दोनों ही खाते पीते दिए हैं। रंजना मन ही मन खुश थी और यह बात सेठ अच्छे से जानता था। इसलिए उन्होंने अब अपनी दूसरी बेटी सीता से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। उनका बेटा अभी अभी शहर से पढ़कर आया है। उन्होंने मुझे खुद बुलाया था। उनको तुम बहुत पसंद हो। वो तुमसे अपने बेटे के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। पिताजी, मैं गांव के गरीब किसान के बेटे किशन से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? वो किशन जिसके घर 2 टाइम का भोजन भी समय से नहीं पकता है, तुमको उस घर में कैसे ब्याह दूं? अरे मेरी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं? सेठ को गुस्सा आ गया। उसकी तेज आवाज सुनकर सेठ की पत्नी कावेरी भागते हुए आई। क्या हो गया जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुन रही हो अपनी बेटी की बात? ये उस भूखेन नंगे किशन से विवाह करने की बात कर रही है। ये आप क्या कह रहे हो? किशन और वो भी इस हवेली का जमाई बनेगा। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? समझाओ इसको, मैं इसका रिश्ता पक्का करके आता हूँ। अरे इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है और इनको रिश्ते को ठोकर मारनी है। नहीं बेटा, अच्छे रिश्तों को ठोकर नहीं मारते, किस्मत से मिलते हैं आजकल रिश्ते। वो देखो, भोला की बेटी आज तक ब्याह नहीं हुआ। उसको भी शुरू में कोई लड़का पसंद नहीं आया। जब समय था उसने पसंद नहीं किया। आज उसको कोई पूछने नहीं आता। क्या तुम भी यही चाहते हो? तुम भी उसी की तरह बिन ब्याही रह जाओ? माँ, मैं किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकाल रही, बस पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जिससे प्रेम करूंगी वही दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होगा मेरे लिए। कोशिश कीजिए। माँ, आप पिताजी को समझाइए। कावेरी ने सेठ की ओर देखा, जो गुस्से से अभी तक सीता को घूर रहे थे। कावेरी के दिल में ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो जो रामू की बेटी ने किया था। प्रेम में आकर वो हमारी बेटी भी कर ले। रामू की बेटी ने भी तो अपने पिता की नाक कटवा दी थी। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। मुझे सेठ साहब को समझाना होगा, कहीं बेटी क्रोध में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। कावेरी ने सेठ जी की तरफ देखकर कहा, हम लोग बचपन से अपनी दोनों बेटियों को इतना प्यार देते आए हैं। हमारा मन ऐसा हो रहा है जैसे हम अपनी बेटी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कावेरी, वही तो मैं सोच रहा हूँ। हमारी बड़ी बेटी बड़े घर की बहू बनने वाली है। यदि छोटी बेटी किसी गरीब घर में ब्याह दी तो लोग हमें तरह तरह की बातें कहेंगे। बेटी अमीर घर में जाए या गरीब घर में, तकदीर अपनी ही लेकर जाती है। आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए और दोनों का विवाह तय कर दीजिए। तो तुम ये कह रही हो कि मैं सीता का विवाह किशन से ही तय कर दूं? हाँ जी, अगर हमारी बेटी की किस्मत में धनवान होना लिखा होगा तो एक दिन वो भी धनवान बन जाएगी। तुम ठीक कह रही हो कावेरी। हमें भी सीता को
किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। हमने तो दोनों बच्चों के हमेशा सारे शौक और उनकी हसरत पूरी की है। अब यह फैसला भी सीता का ही होना चाहिए। सेठ और कावेरी दोनों बेटियों का विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद रंजना एक बड़े से घर में जाती है और सीता छोटी सी झोपड़ी में जाती है। दोनों बहनों का घर आमने सामने था। बीच में बस एक नदी थी। देख रहे हो इस झोपड़ी में सीता कैसे पड़ी हुई है। यदि पिताजी की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये किशन भी ना राजा के यहाँ छोटे मोटे काम करता है। बदले में महाराज उसको 1-2 समय की रोटी दे देते हैं। अब इससे कितना ही घर चलेगा। तुम देखना, एक दिन सीता को अपनी गलती का एहसास होगा। अब जल्दी से बताओ, आज तुम्हारे लिए किस रंग की साड़ी लानी है? पिताजी ने और आप लोगों के परिवार ने मुझे इतनी साड़ियाँ दी है। अब क्या आवश्यकता है साड़ी की? अरे आवश्यकता है, बिल्कुल है। मैं चाहता हूं जब भी मैं घर के अंदर आऊं तुम्हारे लिए कुछ कीमती उपहार लेकर आऊं। राकेश की बातें सुनकर रंजना मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ किशन और सीता अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। किशन के पिताजी चूल्हे पर खाना पका रहे थे। सीता उनके पास आई और बोली, पिताजी आप हट जाएं, मैं खाना पका देती हूँ। अरे बिटिया, नई दुल्हन है, तू खाना कैसे पकाएगी? दुल्हन नहीं हूँ पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और बेटियों के सामने पिताजी काम नहीं करते। बेटा, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुमको ये चूल्हे पर खाना पकाना कहाँ आता होगा? तुम्हारे घर में तो वो होता है ना, स्टोव और खाना पकाने वाली भी। पिताजी मैंने कभी चूल्हे पे खाना तो नहीं पकाया है, परंतु इतना पता है जब तक जिंदा हूँ आप मेरे सामने कोई काम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं बड़े घरों की बेटी बिगड़ी हुई होती है। मेरे किशन की तो किस्मत ही पलट गई जो इतनी अच्छी बहू घर में आई है। क्या हुआ बेटा? पिताजी, इतने दिनों से राजा के यहाँ खेती करता हूँ। वो मुझे 1 महीने के सिर्फ 100 देते हैं। आज 1 महीना हो गया। मंत्री जी से बोला था पगार दिला दो। मंत्री जी ने सीधे टाल दिया, कहा बाद में ले लेना। अभी राजा दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, बाद में ले लेना। इसमें इतना निराश होने वाली क्या बात है? पिताजी, सीता कल ही घर आई है। सोच रहा था उसके लिए कुछ लेता आऊंगा, वो खुश हो जाएगी। बड़े घर की लड़की है, यहाँ गुजारा करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं तो उसके सामने यह बात बोल भी नहीं सकता। कभी उसको मुझसे विवाह करने का फैसला गलत लगने लगे और वह यह घर और रिश्ता छोड़कर अपने मायके चली जाए। प्रेम और विवाह में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कल तक प्रेम था, आज विवाह के कठिन डोर में बंध चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस तंग डोरी से उसका दम घुट जाए। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां सीता आ जाती है। उनकी बात सुनकर बोलती है, मेरा कोई दम नहीं घुट रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस घर में आकर। ऐसा लग रहा है भगवान मेरे साथ हैं, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप और पिताजी मुझे समझ नहीं पाए। सीता, तुम परेशान नहीं हो। मैं बस यह सोच रहा था कि तुम यहाँ इतनी छोटी सी धुएं से भरी झोपड़ी में कैसे रहोगी। तुम और रंजना दीदी साथ में पले बड़े हैं। आज रंजना दीदी इतने बड़े घर की मालकिन बन गई है और तुम इस छोटे से घर में हो। मुझे यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं रंजना दीदी से ज्यादा खुश हूँ और एक दिन यह बात आप भी मानोगे। वहीं दूसरी तरफ राकेश खेत की तरफ चला जा रहा था। तभी उसको सामने से एक मछुआरा आता दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। राकेश को देखते ही बोला, बेटा राकेश, तुम हमेशा मुझसे मछली खरीदते आए हो ना? हाँ, खरीदता तो हूं,
पर हुआ क्या है? जिस तालाब में मैं जाल डालता हूँ उसी तालाब में कल से दूसरा मछुआरा आने लगा है। उसका कहना है कि वह राजा का खास आदमी है। अब से तालाब की सारी मछलियां वो ही ले जाएगा। यदि उसने मुझे मछली नहीं पकड़ने दी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे? वो तो भूख से मर जाएंगे। मुझे तो मछली पकड़ने के सिवा कोई दूसरा काम आता भी नहीं है। अरे काका, फिक्र क्यों करते हो मेरे होते हुए? चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूं कौन तुमको मछली पकड़ने से रोकता है। राकेश मछुआरे के साथ साथ चलने लगता है। कुछ ही देर में वो तालाब के किनारे आ जाते हैं, जहां पहले से ही एक आदमी जिसका नाम बिरजू था बैठा हुआ था। राकेश बिरजू के सामने आकर कहता है, तुमने इसकी मछलियों पर कब्जा क्यों किया हुआ है? अरे वह गरीब आदमी है, उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। बात तो आपकी ठीक है साहब, पर यह तालाब तो मैं अब इस मछुआरे को नहीं दूंगा। यदि आप बोले तो इस तालाब का एक हिस्सा मछली मैं आपको दे सकता हूं। मछलियां खाने का हमें शौक है, पर एक हिस्सा मछलियां तो बहुत होती है। यह तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है, इतनी मछलियों का मैं क्या करूंगा? सोच कर देखो साहब, एक हिस्सा मछली बेचकर मैं पैसे आपके घर आपको देकर आऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस मछुआरे से मुझे यह तालाब दिला दो। बिरजू यह साहब गांव में सबसे अधिक ईमानदार और पैसे वाले हैं। जिनका ईमान तू खरीदने की बात कर रहा है वो बिकाऊ नहीं है। एक बार साहब अपने मुंह से बोल देते तो मेरे लिए फैसला करने में आसानी होती। हो गया फैसला, अब यह तालाब बिरजू के पास ही रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं राकेश बाबू? अरे मैंने कितने साल आपकी सेवा की है। हाँ, इतने साल तुमने सेवा की, अब बिरजू को भी थोड़ा सा मौका दो। ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अरे कुछ तो दया कीजिए। राकेश ने उसकी एक ना सुनी, और यह सब ना पहली बार था ना आखिरी बार। वो लोगों को ऐसे ही ठग कर पैसे कमाया करता था, इसलिए उसके पास इतना पैसा जमा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ किशन रात होने के बाद अपने घर लौट रहा था। थकान से उसकी हालत खराब थी। वो जैसे ही राकेश के घर के पास पहुंचा, उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। अरे ये किसके रोने की आवाज है? ये तो रंजना दीदी का घर है ना। कहीं दीदी किसी मुसीबत में तो नहीं? किशन आगे बढ़ता गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रोने की आवाज उतनी तेज हो रही थी। किशन ने सामने जो देखा, उसको देखकर उसके मुंह से निकला, अरे यह औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? और ये है कौन? मुझे इस औरत से बात करनी होगी। किशन आगे बढ़ा और औरत से बोला, काकी क्या हुआ आपको? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? और इतना ज्यादा रो क्यों रही हो आप? क्या बताऊं बेटा, राकेश जी को कब से हवेली के बाहर बुला रही हूँ, वो है कि निकल ही नहीं रहे। आपको राकेश जी से काम है, रुको मैं उनको बुला देता हूँ। बेटा वो बाहर नहीं आएंगे। क्यों काकी? कल मेरी बेटी का विवाह है। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ जेवर बनवा कर राकेश जी की हवेली में रख दिए थे। ये सोचकर मैं गांव की छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ। चोरी हो गए तो क्या करूंगी? अब राकेश बाबू का राकेश से दरवाजा पीट रही हूँ, वो दरवाजा ही नहीं खोलते। काकी हो सकता है राकेश बाबू घर पर ना हो, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जेवर वो रख लेंगे। अरे आपने खून पसीने की कमाई से जेवर बनाए हैं, वो रख नहीं सकते। आप एक काम करो, मेरे घर चलो, पानी पियो, थोड़ा आराम करो, फिर आकर राकेश बाबू का दरवाजा खुलवाना। शायद तब तक राकेश बाबू भी आ जाए। बेटे राकेश घर ही में है, मैंने खुद उसको घर के अंदर जाते हुए देखा है। जब राकेश अंदर है तो वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? किशन सोच में पड़ गया। अब उसको भी सच जानना था। उसने जोर से आवाज लगाई, राकेश बाबू और राकेश बाबू जरा दरवाजा खोलो।
हवेली के बाहर आपसे मिलने कोई आया है। राकेश के कानों में किशन की आवाज पड़ी तो वह रंजना से बोला, मेरी हवेली की चौखट पे तुम्हारा गरीब जीजा क्या कर रहा है? कहीं आज फिर से तो उसके घर में आटा खत्म नहीं हो गया जो मुंह उठाकर यहां चला आया। सच बोलूं तो मुझे ये गरीब लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। घर में जरा सी तंगी हुई नहीं कि कटोरा उठाया और अमीर रिश्तेदारों के घर चल देते हैं मांगने। अरे भाई, अमीर लोग तो दिन-रात मेहनत करते हैं, तब जाकर यहां तक पहुंचते हैं। तुम गरीब लोगों की तरह नहीं जो बस घरों में पड़े रहते हैं, काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। उसकी बातें सुनकर रंजना को थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि वो उसकी बहन का पति था, पर उसको भी गरीब लोगों से कोई खास लगाव नहीं था। केशन, आपको तो क्या घर में किसी को पसंद नहीं है? पिताजी ने तो सीता को बहुत डांटा भी था और माँ ने भी बहुत समझाया था सीता को, पर वो नादान है। कुछ समझी नहीं और इस भूखे नंगे के घर आकर बैठ गई। इन लोगों ने शादी में सीता को एक साड़ी तक नहीं दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सीता उस झोपड़ी में कैसे रह रही है। किसी अमीर के घर में उसने शादी की होती तो आज वह हमारी चौखट पर नहीं आता। मुझे तो यह सोच सच कर चिंता हो रही है। हम दोनों बहनों का घर नदी के किनारे ही है। अब इन लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा। चलो तुम यहीं रुको, मैं उस भिखारी को मना करके आता हूं। अरे, एक बार देने से कमी तो नहीं आएगी हमारी हवेली में, मगर चिंता इस बात की है कि उसको आदत बन जाएगी, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। आप मना कर दीजिए। राकेश घर से बाहर निकला तो किशन के साथ बूढ़ी काकी को देखकर चौंक गया। उसने मन में सोचा, अरे मैंने तो सोचा था यह बूढ़ी औरत अब तक जा चुकी होगी, परंतु यह तो अभी भी यहीं खड़ी हुई है। अब मैं क्या करूं? इस किशन को यदि सच्चाई का पता लग गया ना तो यह सेठ जी को मेरी सच्चाई बता देगा और सेठ के नजरों में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। सेठ जी बहुत ही नेक आदमी हैं। राकेश को सोच में घुम देख किशन ने कहा, अरे क्या हुआ राकेश बाबू? हवेली का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वो क्या है ना कि मैं नहा रहा था। अब नई नवेली दुल्हन है घर में, अब वो तो हवेली का दरवाजा नहीं खोल सकती ना। आप नहा रहे थे, पर आपके बाल तो मुझे सूखे सूखे लग रहे हैं। वो मैं नहाने जा ही रहा था, गया नहीं था। अब नई नई पत्नी है तो उससे बात करने में देरी तो हो ही जाती है। तुम्हारी तरह तो नहीं है ना कि सुबह होते ही काम पर निकल गए और अब रात हो गई तब लौट रहे हैं। किशन समझ चुका था, वो शाम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने मन में सोचा, इससे पहले कि यह मुझे खरी खोटी सुनाए, मुझे काकी के जेवर के बारे में बात करनी चाहिए। राकेश बाबू, काकी कह रही थी कि इन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए जो जेवर बनवाया था वो आपकी तिजोरी में रखा है। अरे नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर राकेश बूढ़ी औरत से बोला, क्यों रे बुढ़िया, तूने मुझे अपना जेवर कब दिया रखने के लिए? राकेश बाबू, उस दिन जब मधु के घर में चोरी हुई थी तब आप ही वहां हमारे घर आए थे और कहा था आगे से किसी का जेवर चोरी नहीं होगा, इसलिए मैं अपना जेवर आपकी हवेली की तिजोरी में रख दूं और कल जब मेरी बेटी का विवाह है मैं जेवर लेने आई हूं तो आपने मुझे ही झूठा बना दिया। मुझे लगता है ये कोई पागल औरत है। भला कोई अपना जेवर दूसरे की तिजोरी में रखता है क्या? भगवान के कहर से डर राकेश बाबू, तू एक माँ की हाय ले रहा है। इससे पहले कि तुमको धक्के मार के इस हवेली से बाहर फेंक दूं, चली जाओ यहां से। अरे भीख मांगने आई हो तो बोलो ना। राकेश बाबू अपनी दौलत तुम पर लुटा देगा, पर झूठा इल्जाम लगाया तो अंजाम भयानक होगा, समझी? इतना बोलकर राकेश ने हवेली का दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी रोती रही। किशन उसको देखकर बहुत दुखी हो रहा था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकता था। न जाने क्या था,
उस बूढ़ी औरत के आंसुओं में, जिसमें किशन को सच्चाई नजर आ रही थी। उसने बूढ़ी औरत से कहा, काकी आप परेशान मत होइए और घर जाइए। जो होना था हो गया, उसको बदल नहीं सकते। बेटा, कल मेरी बेटी की बारात आएगी। अगर मैंने शादी में गहने नहीं दिए तो कहीं बारात वापस ना चली जाए। बेटी से डर नहीं लगता, बेटी के भाग्य से लगता है। अगर बेटी की बारात वापस चली गई तो मैं मर ही जाऊंगी। विवाह जेवर पर ही तय हुआ है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उनके कानों में सीता की आवाज पड़ी। बारात वापस नहीं जाएगी काकी, और रही बात गहनों की तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सीता की आवाज सुनकर किशन और बुढ़िया ने सामने देखा, जहां सीता खड़ी हुई थी। सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको देखने घर से निकली थी, तो आप यहीं मिल गए। माफ करना, मैंने आपकी और काकी की बातें सुन ली। किशन घबरा गया। वो मन में सोचने लगा, कहीं सीता को राकेश की सच्चाई का पता तो नहीं लग गया ना? ऐसा हुआ तो वो टूट जाएगी। उसकी बहन का पति कितना घटिया काम करता है। कौन सी बात सुनी तुमने हमारी? यही कि काकी की बेटी का विवाह जेवर पर तय हुआ है। अगर जेवर नहीं दिए गए तो विवाह टूट भी सकता है। यही ना? वैसे तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कोई और बात भी थी क्या जिसका मुझे नहीं पता? बेटा, वो अभी बुढ़िया इतना बोली ही थी कि किशन बीच में बोल पड़ा। हाँ हाँ, यही बात कर रहे थे हम दोनों। ये रख लीजिए काकी, ये आपकी बेटी के विवाह में काम आएंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? ये मैं नहीं ले सकती। हाँ सीता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर यह सब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितने प्यार से दिए थे। तुम ऐसे ही किसी को भी यह नहीं दे सकती। अब तक मुझे इनकी जरूरत थी, इसलिए मेरे पास थे। अब मुझसे ज्यादा जरूरत इन गहनों की काकी को है। और रही पिताजी की बात, तो जब उनको पता लगेगा ना इन गहनों ने किसी का विवाह टूटने से बचाया है, तो वह और भी ज्यादा खुश होंगे। किशन कुछ नहीं बोला और बस सीता की तरफ देखता रहा। यह किशन के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। किशन को सोच में गुम देख सीता ने कहा, अब जल्दी से घर के अंदर आओ। दोनों घर के अंदर जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सीता चूल्हे पे खाना पका रही थी। तभी रंजना वहां आती है। सीता रंजना को वहां देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह दीदी, आज आप सुबह सुबह यहाँ, मेरा तो दिन ही बन गया। आपको पता है दीदी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। अभी तेरी शादी को 4 दिन नहीं हुए और तुमने कुछ देर बाद वहां से उठकर अपनी हवेली चली गई। सीता से गहने लेने के बाद बुढ़िया सीधा महल जाती है। महल आकर वो राजा को राकेश के बारे में सारी बातें बता देती है। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, पता लगाओ क्या ये औरत सच बोल रही है या झूठ, क्योंकि राकेश इस गांव का सबसे ज्यादा धनवान है। यदि इस बुढ़िया ने उसका धन देखकर राकेश पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की तो इस बुढ़िया का अंजाम भयानक होगा। महाराज, आज सुबह ही एक मछुआरे की पत्नी महल आई थी। अपने 4 बच्चों को लेकर उसका कहना था कि जिस तालाब में उसका पति मछली पकड़ता था, राकेश बाबू ने उस तालाब को किसी और को दे दिया।
बदले में उससे एक हिस्सा मछली ले ली। मछुआरे के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे महाराज, इसलिए मछुआरे ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उस मछुआरे को मछली पकड़ने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं आता था। ये तुम क्या कह रहे हो? उस मछुआरे ने आत्महत्या कर ली। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? महाराज, राकेश बाबू आपके लिए बहुत खास हैं। हम आपसे कुछ भी कहते आपको झूठ ही लगता, इसीलिए हम चुप थे। राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने बुढ़िया से कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम यह साबित करो कि राकेश बाबू के घर तुम्हारे गहने हैं? महाराज, मेरे गहनों में 100 साल पुराना हार है और हार का एक कोना टूटा हुआ है। हम अभी राकेश के घर की तलाशी लेंगे। यदि वह पुराना हार राकेश की हवेली में मिल गया तो जितना तुम बोलोगी तुमको तुम्हारे उतने गहने लौटा दिए जाएंगे। कुछ ही देर में राकेश ढेर सारे गहने राजा के सामने लेकर खड़ा हुआ था। उन गहनों में एक वो टूटा हुआ पुराना हार भी था जो बुढ़िया ने बताया था। राकेश, हम तुमको क्या समझते थे और तुम क्या निकले? तुमने पूरे गांव को ठगा है। तुम इंसान कहलाने लायक भी नहीं रहे। हम तुमको मृत्यु दंड देंगे। राजा के इतना बोलते ही राकेश ने अपना सिर झुका लिया। तभी किशन दौड़ते हुए आया। किशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम निपटाओ। महाराज, राकेश बाबू को छोड़ दीजिए। उनसे गलती हो गई। उनको माफ कर दीजिए महाराज। उनको मृत्यु दंड मत दीजिए। तुम इस चोर का साथ क्यों दे रहे हो? यह तो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। महाराज, यह मेरी पत्नी की बहन का पति है। राकेश को कुछ हो गया तो रंजना जी के साथ साथ सेठ का परिवार भी टूट जाएगा। सेठ जी ने कितने अरमानों से रंजना जी के लिए राकेश जी को पसंद किया था। किशन की बात सुनकर राजा ने किशन से कहा, तुम और किशन एक ही हवेली के जमाई हो और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम एक सच्चे नेक दिल इंसान हो और यह एक चोर है। महाराज, एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। जाओ, दिया एक मौका। तुम्हारे और राकेश के बीच एक प्रतियोगिता रखता हूं। जो भी तुम में से उस प्रतियोगिता में जीत गया, यदि राकेश उस प्रतियोगिता में जीत गया तो मैं उसका कसूर माफ कर दूंगा। यदि वह फिर से हार गया तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। ठीक है महाराज। प्रतियोगिता शुरू होती है। किशन और राकेश वहां से चले जाते हैं और खेतों में लग जाते हैं। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। देखते ही देखते 2 महीने भी बीत जाते हैं। महल में आज भारी भीड़ थी, जिसमें सीता, रंजना, सेठ और कावेरी भी आए थे। यदि राकेश इस बार हार गए तो क्या राजा उनको दंड देंगे? भगवान से प्रार्थना करो बेटा। किशन तो उस दिन राकेश जी को राजा से बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कह रहा था राकेश जी को कुछ हो गया तो पूरा सेठ परिवार टूट जाएगा। आज राजा ने दोनों के बीच प्रतियोगिता क्या रख दी? किशन दिन रात जीतने के लिए मेहनत कर रहा है। आखिर उसको भी तो जीतना है। जीत गया तभी तो सेनापति बनेगा और झोपड़ी से सीधा महल में पहुंच जाएगा। सीता को रंजना के मुंह से यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। वो जानती थी किशन बहुत मेहनत कर रहा है राकेश को बचाने की, पर अफसोस रंजना अभी भी किशन को ही बुरा भला कह रही थी। सीता की आंखों में आंसू आ गए, जिसको सेठ ने देख लिया। अब सेठ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारा पति तो बड़ी हवेली वाला बनकर घूमता है, खुद को बहुत महान समझता है। अरे चोर है वो चोर। मुझे तो खुद से ही नफरत हो गई। मैं अपनी बेटी के लिए जिसको हीरा समझा, वो तो एक कलंक निकला। राकेश की खातिर एक मछुआरे ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद भी किशन ने इतनी कोशिश से राकेश को एक और मौका दिलवाया। उसके बाद भी तुम किशन को ही दोषी ठहरा रही हो।
मुझे तो शर्म आती है किश्त का सामना करने से भी। जिसको मैं कुछ नहीं समझता था, वही मेरा असली हीरा निकला। अपने पिता के मुंह से यह सुनकर सीता को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी राजा के सामने मंत्री आकर बोला, महाराज, प्रतियोगिता का पता लग गया है। जो सैनिक अपने खेतों में भेजे थे आ गए हैं। क्या कहना है उनका? महाराज, सबसे ज्यादा अनाज जिसके खेतों में उगा है वो राकेश है। बधाई हो राकेश तुमको। मैंने जीवन दान दे दिया, परंतु भूलना नहीं, यह जिंदगी तुमको सिर्फ और सिर्फ किशन के कारण मिली है। क्या मैं पूछ सकता हूं, राकेश ऐशो आराम से पलने वाला आदमी खेतों में सबसे ज्यादा अनाज कैसे उगा सकता है? अनाज तो ज्यादा किशन के खेतों में भी मिला था, परंतु जब कल रात राकेश और सारे गांव वाले सो रहे थे, तब किशन चुपके से निकलकर खेतों में गया और उसने अपना आधा अनाज राकेश के खेतों में डाल दिया, जिससे उसको जीवन दान मिल सके। महाराज, आपको यह सब कैसे पता चला? हम यहाँ के राजा हैं। हमको उसी दिन पता लग गया था तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे, जिस दिन तुम राकेश के लिए हमारे सामने अड़ गए थे, और इसीलिए हमने तुम पर नजर रखी और कल रात अपनी आंखों से तुमको अनाज डालते भी देख लिया। तो क्या अब मुझे मृत्यु दंड देंगे महाराज? किशन ने इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि तुमको वह बचाना चाहता था, और हम किशन की मेहनत देखकर बहुत खुश हैं। इसी खुशी में हम तुमको जीवन दान देते हैं और किशन को इस महल का सेनापति घोषित करते हैं। आज से किशन और उसका परिवार महल में ही रहेंगे। महल को किशन जैसे युवक की खास जरूरत है। ये सब सुनकर सब बहुत खुश हुए। रंजना ने सीता से कहा, मैं किशन को कितना गलत समझ रही थी और किशन ने कितना सब किया हमारे लिए। मैं तुमको कितने ताने मारती थी। मैं यह तो नहीं कह सकती कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं। कैसी बातें कर रही हो दीदी? बड़े कभी छोटे से माफी नहीं मांगते, और किशन ने वही किया जो उनका फर्ज था। तभी राकेश ने किशन से कहा, भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा भला बोला तुझे। जो हुआ उसको जाने दो। आगे जिंदगी पुकार रही है, उसका स्वागत करो। चलो रंजना दीदी से मिल लो। समझ नहीं आ रहा है सेठ जी, और अपनी पत्नी से कैसे आंखें मिलाऊंगा। अरे सब ठीक हो जाएगा, आओ भाई साथ चलते हैं। वो दोनों सीता और रंजना के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सेठ किशन से कहते हैं, बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुमको बहुत गलत समझा। पिताजी, आपने मुझे वो समझा जो मैं था। नहीं बेटा, तुम तो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। बस मुझे तुमको पहचानने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने मुझे बेटा कहकर बुलाया। और फिर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। किशन महल में आकर रहने लगता है। राकेश भी उसके बाद छोटा मोटा काम करने लगता है और बाकी का जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। अगर आप भी अपने नाम से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने नाम से कमेंट करें।